वेलकम बच्चों, हम लोग कर रहे हैं विज्ञान भारती 1 क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कर रहे हैं इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। हाँ चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला, वायु मिश्रण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो बच्चों जानते हैं कि ये फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि हवा में, वायु में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इनका संगठन निश्चित नहीं होता, इनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, ये समांग एक जैसा होता है। तो शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। नहीं में आएगा ये कि इनका संगठन निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, सही बात है। इनकी अपनी विशेषता और गुण होते हैं, ये भी सही बात है। ये समांग एक जैसा होता है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा क्या? दूसरा वाला, इनका संगठन निश्चित नहीं होता। गा वाला देखिए, चावल के कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना, यही कंकड़ की। फिर कंकड़ का भार चावल से भिन्न होना, कंकड़ का खुरदरा होना, कंकड़ का जल में विलय होना। तो ये सारी बातें गलत है। आंसर हमारा पहला वाला सही है कि कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। आगे बढ़ते हैं अपने घा वाले आंसर की तरफ और देखते हैं। तलछटी अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में घुलनशील हो, जल में अघुलनशील तली में बैठ जाते हों, जल की सतह पर तैरते हैं और जल से कम भारी हो। तो हमारा आंसर होगा जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों। तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर इसका सही होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसी का भाग है। दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? मक्खन के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों का भारी होना, दूध के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों के रंग में अंतर होना। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा होगा मक्खन के कणों का हल्का होना। चलिए करते हैं खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाला हमारा है डैश में अंतर के कारण चालना संभव हो जाता है, यानी आकार में अंतर होने के कारण चालना संभव हो जाता है। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तल छटीकरण और निथारना है। तो यहाँ पर बढ़ेंगे तल छटीकरण। जल वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। पृथक्करणकारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है, यानी अमिश्रणीय द्रव को पृथक किया जा सकता है। कैसे? पृथक्करणकारी कीप की सहायता से। अंगा वाला है शुद्ध पदार्थ का संगठन होता है, तो शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में सही कथन पर सही अथवा तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाकर पूरा करें। पहला, किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो ये बच्चों सही है। दूसरा, पृथक्करणकारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जाता है, ये भी सही। अभी आपने खाली जगह में भी ऊपर भरा था। गा वाला देखिए, जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस द्रवों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों गलत है। जल में अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, गलत है। जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, गलत, क्योंकि जल में चीनी पूरी तरह से घुल जाती है। आइसक्रीम, आगे देखिए बच्चों ये वाला, आइसक्रीम वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। तो ये बात आपकी सही है। यहाँ चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और ये खा। संघनन, संघनन प्रक्रिया है जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना, सही है, मिला दीजिए। अपकेंद्रण, दही को मथकर मक्खन निकालना।
चुंबकीय पृथक्करण, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलकर गैस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन होता है। चलिए यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटकर अलग लिखिए। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो यहाँ पर वायु होगा। बीनना, उसारना, चालना, आसवन, फटकना। आसवन विधि यहाँ पर अलग है। पृथक्कारी की आसवन, संघनन और थ्रेसिंग। तो यहाँ पर बच्चों बेमेल कौन सा है? थ्रेसिंग। आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन और चीनी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला है आपका, तो यहाँ पर चीनी अलग होगा। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि ये आपकी बेमेल है। छठे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तो तल छठीकरण और निथारना ये विधि है जिसके द्वारा बालू और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न रंगों की अलग अलग विलयता के कारण, ये कारण है उसका। नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होती है, इसमें अलग अलग पृथक करने क्रोमेटोग्राफी का यही काम होता है। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का क्या नाम है? तो इसे आसवन विधि कहा जाता है। ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? भूसा हल्का होता है और गेहूं भारी होता है, इस कारण से वो पृथक उसमें से हो जाता है। यहाँ देखिए चित्र की सहायता, चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि, यानी पदार्थ ठोस को और ठोसी पदार्थ को पृथक करना है। तो यहाँ पर पहला देखिए बच्चों, ये ओसाने का काम कर रही है तो ओसाना। यहाँ देखिए बच्चों ये थ्रेसिंग का काम है। तो इस तरीके से डायग्राम से इनके आंसर पता चल रहे हैं। यहाँ देखिए थाली में भी आपने देखा होगा आपकी दादी वगैरह क्या करती हैं, दाल चावल को बीनती है। तो ये बीनना प्रक्रिया है। ये देखिए ये चालने का काम कर रहा है, तो चालना है इसमें। अब देखिए निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर अलग करना है। चाय, वायु, सोना, दूध, चांदी, लोहा, समुद्री जल, तांबा, सोडा वाटर और नमक, इनको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सबसे पहले सोना, शुद्ध पदार्थ में देखते हैं क्या आएगा। चाय तो हमारा मिश्रण होता है तो हम इधर लिख देंगे। उस चाय के बाद क्या आता है? वायु को भी हम उसी में लिखेंगे, किसमें? मिश्रण वाले में। सोना शुद्ध पदार्थ है, इधर लिखेंगे शुद्ध पदार्थ में। दूध इधर मिश्रण में। चांदी शुद्ध में। लोहा शुद्ध में लिखेंगे, समुद्री जल मिश्रण में। तांबा शुद्ध वाले में लिखेंगे और सोडा वाटर इधर लिखेंगे और नमक इस तरफ लिखेंगे। तो इस तरीके से ये शुद्ध पदार्थ और मिश्रण अलग कर दिए गए। यहाँ पर देखिए निम्न में से तत्व और यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखना है। लोहा बच्चों तत्व है, पानी यौगिक है, तांबा तत्व है, नमक यौगिक है, फिटकरी यौगिक है, सोना तत्व है और जो चांदी है वो भी तत्व है। नीचे दिए हुए 10 वाले क्वेश्चन में आप देखिए बच्चों, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांट कर लिखिए। आपको एक तरफ समांगी मिश्रण लिखना है, एक तरफ विषमांगी मिश्रण लिखना है, जो आपके ऊपर यहाँ पर दिए हुए। जैसे चीनी तथा पानी का मिश्रण करते हैं तो क्या होता है? समांगी मिश्रण बन जाता है, इसमें लिख लेंगे। नमक तथा बालू का मिश्रण विषमांगी है क्योंकि नहीं घुलता है। नमक तथा पानी का मिश्रण ये समांगी मिश्रण होगा, एक जैसा हो जाता है। चीनी तथा बालू का मिश्रण ये विषमांगी में लिखा जाएगा। अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण ये भी आपका समांगी है तो ये समांगी वाले में लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों ये वाला लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण ये आपके विषमांगी मिश्रण में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से समांगी और विषमांगी मिश्रण को आसानी से अलग कर दिया गया। और इसके लिए आप समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आपको लेसन में भी अच्छे से समझाया जा चुका है, तो आपको ये बहुत ही आसान लगता होगा। अब आगे देखिए थोड़ा दिमाग का काम करना है, अपने दिमाग को चलाना है बच्चों। यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना नंबर 1 पर, यहाँ पर देखते हैं वर्ग पहली में, ये देखिए नंबर 1 पढ़ा हो तो यहाँ पर क्या हो गया? वाष्पन। ये यहाँ पर बना हुआ है।
दूसरा देखिए, सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना। ये आपका नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए छानना। छान कर आपने देखा होगा जूस निकालते हैं ठेले वाले, तो देखिए वहाँ किस तरीके से छाना जाता है, घर में भी हम छानते हैं, तो ये छानने की प्रक्रिया होगी। बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू को पृथक करने की विधि। तीसरे नंबर का ये देखिए, तल छटीकरण। तल छटीकरण के द्वारा हम जो बालू और पानी के मिश्रण को अलग अलग करते हैं। बालू एवं पानी का मिश्रण नंबर 4 पे विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। बालू और क्योंकि आपस में समांगी मिश्रण नहीं होगा, घुलेंगे नहीं। दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ क्या होगा? 5 नंबर पे देखेंगे, ऊपर आएगी। यहाँ पर देखिए, तल छटीकरण तीसरे नंबर का हो गया, चौथे नंबर पर विषमांगी और 5वें नंबर पर क्रीम। अब हमने यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर हम चलेंगे। नंबर 6 पर देखिए, आटे से भूसी अलग करने की विधि। तो आटे से भूसी नंबर 6 पर, ये देखिए चालना। चाल कर ही तो अलग करते हैं आटे से भूसी। फिर भाप से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया, यानी कि नंबर 7 पर देखिए क्या है। नंबर 7 किधर गया? ये है संघनन। क्या होगा? संघनन, क्योंकि भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। पानी व नमक के विलयन से वाष्पन से उड़ा हुआ पदार्थ। 8 नंबर के कॉलम में हम लोग चलते हैं। 8 नंबर पे ये देखिएगा, पानी। जब हम खौलाते हैं पानी नमक को, तो पानी ही तो वाष्प बन के अलग उड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल से बीना गया पदार्थ। 9 नंबर पे ये चावल से कंकड़ बीना जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे चले ना, तो इसलिए ये कंकड़ आ जाएगा। फिर अगला देखिए, थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज। नंबर 10 पे, नंबर 10 हमारा किधर गया? ये देखिए क्या होगा हमारा? धान। धान पृथक करते हैं। गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि। नंबर 11 पे क्या है? ओसाना। इसको हम बोलेंगे ओसाना। ओसाना विधि से गेहूं और भूसा के मिश्रण को अलग करते हैं। भूसा हल्का होता है, गेहूं भारी होता है। ये भी आपने पीछे खाली जगह में भी पढ़ा है। तो बच्चे आज का संदेश देख लेते हैं, क्या है हमारे सामने। कार्य की अधिकता से उकताने वाले व्यक्ति कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि, या बच्चे भी कहते हैं आजकल, तो बहुत काम है, मुझे टाइम नहीं मिला, काम नहीं कर पाए, इतना काम कैसे करें, कैसे पढ़ें, ये हिंदी भी पढ़ें, विज्ञान भी पढ़ें, मैथ्स भी पढ़ें, सब हो नहीं पाता, एक ही कोई पढ़ते हैं, बाकी सारे छूट जाते हैं। यानी इस तरीके से वो जाहिर करते हैं। या बहुतों को आपने ये सुना होगा, अरे इतना ज़्यादा काम है, कैसे करें, इतना ज़्यादा काम है, काम से परेशान होने लगते हैं। तो जो व्यक्ति कार्य की अधिकता से परेशान होने लगते हैं, उकताने लगते हैं, मतलब ऊबने लगते हैं इतने ज़्यादा काम से, वो व्यक्ति वास्तव में कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी व्यक्तियों के नाम आपने पढ़े हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हों, चाहे हमारे देश के नेता रहे हों, या हमारे देश के विद्वान जो हमारे देश को गौरवान्वित कर चुके हैं, वो सभी अपने सोने के समय को बहुत कम रखते थे, लेकिन अपने कार्य के जो समय है वो ज़्यादा बढ़ाते थे। यानी 24 घंटे तो सबको मिले, तो वो 24 घंटे में वो इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं। और हमें लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें भी वही समय मिला है, उन्हें भी वही समय मिला है। हम उकताने लगते हैं, वो नहीं उकताते हैं। जब वो नहीं उकताते तभी तो वो कोई बड़ा कार्य कर पाते हैं, और हम उकताते हैं तो हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने लक्ष्य तक ही हमारा पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम और कैसा कोई काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कार्य की अधिकता से कभी भी मत उकता है, काम करना शुरू कर दे। जब आप शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे काम खत्म हो जाएगा। और काम की एक प्रायोरिटी बना लें कि हमें पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको समय भी आपका मिलेगा। उसी समय में 24 घंटे सबको मिलते हैं, तो उसी 24 घंटे में आप आराम भी कर लेंगे और आप अपना सारा काम भी कर लेंगे, क्योंकि काम करने में आपका इंटरेस्ट है। आप उकता नहीं रहे, आप परेशान नहीं हो रहे, ना ही कहने में सारा समय व्यर्थ कर रहे हैं कि काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है। तो बच्चों, आज से आप ये नहीं कहेंगे कि काम बहुत है, और काम की अधिकता से कभी भी नहीं उकताएंगे, और काम अपना अच्छे से करेंगे। हर विषय पर आप ध्यान देंगे, ना कि केवल मैथ्स और विज्ञान या इंग्लिश ही, आप सारे विषय पढ़ेंगे। यह हो सकता है कि कोई विषय ज़्यादा कठिन होता है, या हमें लगता है कि वो हमारे लिए कठिन है, तो उसमें हम थोड़ा समय ज़्यादा दे देते हैं। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मैसेज भी आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।